जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। ये है हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें होते हैं 5 सेशन। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका उस 5 सेशन की सीरीज का आखिरी सेशन। ऑलरेडी हम 4 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाकर उन 4 सेशंस को भी जरूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? बैंकिंग, फाइनेंस, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituaries, तो जो मिसलेनियस जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत फैक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन है। पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये चीजें, फिर फैक्चुअल चीजों पे चलेंगे। वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो बैंकिंग एंड फाइनेंस में पहली न्यूज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इंडिया की पहली कंपनी बन गई है टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। हर साल का जो रेवेन्यू है 10 लाख करोड़ का। ठीक है जी। सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस दिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। और अगर यहां पर आप टाटा, अगर इसको देखोगे तो 120 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर को जब आप 83 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम आउट टू बी मोर देन 10 लाख करोड़। इफ you'll see for Tata Group, it comes out to be even more. It is around 17 लाख करोड़। पर वो टाटा ग्रुप है पूरा, मतलब जिसमें सारी की सारी टाटा की जो कह लीजिए कंपनीज हैं वो इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपका हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, डेजिग्नेटेड HPDX इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो हिटाची का कह लीजिए मनी स्पॉट है, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो, यहां पर आप पैसे जमा कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि जमा करने के लिए आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ता है और वहां पर जाकर पैसे जो है जमा होते हैं। अब इससे 2 बेनिफिट होंगे बैंक्स को। बैंक्स को एक बेनिफिट होगा कि लोग जो है यहां पर आके पैसे जमा कराएंगे तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा, आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी है। दूसरा, जो एटीएम में आपको पैसे डालने हैं, भाई मान लो बैंक है, बैंक ने एक बार में 5 लाख रुपए डाला, लोगों ने पैसे निकाला, फिर जो है उसमें दोबारा से पैसा डाला जाता है। अब अगर पैसे डालने की भी सुविधा है, निकालने की भी सुविधा है, तो जो डालने की फ्रीक्वेंसी है पैसे, वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है? कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है कि उनको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, सीमलेस सर्विस है, वहां जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट मेजर बैंक टू साइन PCAF एग्रीमेंट। ये क्या है PCAF एग्रीमेंट? चलो देखते हैं। PCAF की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। अब आई होप थोड़ा समझ आ रहा है आपको। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स बेसिकली उन कह लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कार्बन एमिशंस कितने हैं उनको नोट डाउन करना। सो डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ हार्मोनाइज्ड अप्रोच टू असेस एंड डिस्क्लोज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एसोसिएटेड विद लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सीधा सीधा अगर कहें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं विद लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उनको लेकर कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, उसका एक सिस्टम तैयार करना। देखो हर चीज में ना एक चीज देखी जा रही है। अगर आपको याद हो, मैंने एक टर्म पढ़ा था, आपको हमने डिस्कस किया था ESG,
ठीक है, ESG फुल फॉर्म लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड देन गवर्नेंस। अब देखो इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है कि सिर्फ कंपनी के ना आप फाइनेंशियल्स को नहीं देखोगे, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या किसी कंपनी की, सॉरी, कंट्री की ग्रोथ को देखा जाता था जीडीपी ग्रोथ रेट में। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यार, जीडीपी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ को इंक्लूड किया, तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना दिया। आज के समय पर हम पॉवर्टी नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा ब्रॉड बेस्ड चीजों को कर रहे हैं, मतलब एक फैक्टर को नहीं देख रहे, बहुत सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं। तो यहां पर भी वही कहानी है। ठीक है, तो वी आर वेरी मच कंसर्न के अलग अलग कंपनीज का इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कितने हैं, उनका जिसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट कितना है। ठीक है, एक टर्म और आता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कितने कार्बन एमिशंस जो है एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली, एक कंट्री, ठीक है, कितना कर रहा है, उसको कैलकुलेट करना। सो ट्रैकिंग फाइनेंस एमिशंस हैज बीन अंडरस्टूड बाय आरबीआई रीसेंट गाइडलाइंस। तो ये सारी कहानी है। नेक्स्ट आपका LIC सेलेक्ट्स इन्फोसिस फॉर नेक्स्ट जेन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। देखो LIC के साथ जो है, अगर आप एक्चुअल में इफ यू अगर आपने LIC के प्रोडक्ट्स को देखा है, आप भी जो है LIC के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो बट टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है अभी भी। ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, LIC, ये अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। मतलब वो इंटरनेट पे फैसिलिटीज तो है ही हैं, AI पे पहुंच चुके हैं, ये लोग अभी थोड़ा आ रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने इंफोसिस के साथ टाई अप किया है। सो पार्टनरशिप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट द स्टेट रन इंश्योरेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। ठीक है, जिसका नाम दिया इन्होंने डाइव, क्रिएशन ऑफ कटिंग एज नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर इंफोसिस जो है LIC की मदद करने वाला है। नेक्स्ट आपका येस बैंक एंड पैसा बाजार लॉन्च फीचर रिच पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो यहां पर पैसा सेव क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। नेक्स्ट आपका कोटक जनरल इंश्योरेंस रीब्रांड एज ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि कोटक जनरल इंश्योरेंस में जो ब्रांड है ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप, उनका 70% स्टेक हो चुका है। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ ज्यूरिक इंश्योरेंस की ही कंपनी हो चुकी है। 70% मतलब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर स्टेक इनके पास है। सो दैट इज हाउ द नेम कम द ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग, फाइनेंस, ये वाले एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका राइज इन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा से चर्चा रही है कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए इन लाइन विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पर देखो अगर आप इस क्राइटेरिया को देखोगे, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, क्लरिकल, हाईली स्किल्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ वेजेस को तय किया जाता है पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से, पर डे मतलब 8 घंटे की वर्किंग है, इसके बियॉन्ड होता है तो वो एक्स्ट्रा आवर्स दिए जाते हैं। देखो इसमें ना गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, एरिया ए, ठीक है, 500 रुपए जैसे अनस्किल्ड है, एरिया बी, एरिया सी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब जो है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में इस तरीके से एरियाज कैटेगराइज किए जाते हैं। देन आपका स्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी, देन स्किल्ड, क्लरिकल और आपका हाईली स्किल्ड। इस तरीके से कौन से एरिया में है, कौन सी कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगे। तो ये आपका 1 अक्टूबर से जो है लागू हो गए हैं। और ठीक है जी, सो हाइक इन मिनिमम वेजेस अप टू 1035 अ डे बाय रिवाइजिंग वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ठीक है जी, सो ये 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। 6 मंथ एवरेज इंक्रीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इस तरीके से। मिनिमम वेज रेट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन स्किल लेवल्स, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन चेयर्ड GST काउंसिल, 54th GST काउंसिल। GST काउंसिल की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा आर्टिकल है, 279A। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2017 में 1 जुलाई 2017 को GST लागू होता है, जिसमें जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, उनको सब्ज्यूम किया जाता है, मतलब उनको एक कर लिया जाता है।
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस ब्रीफली देखो, डायरेक्ट टैक्सेस होता है जिस पे लगाया जाता है वो भरता है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख है तो वो टैक्स देता है सीधा सरकार को। जीएसटी के केस में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगाया जाता है वो ना भर के एक इंटरमीडिएरी सरकार को टैक्स देता है, जैसे कि दुकानदार। ठीक है, आपने ये पेन जाके खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, इस पे जो जीएसटी था फॉर एग्जांपल 12 रुपए, तो वो 12 रुपए आपने पे किए दुकानदार को, दुकानदार कलेक्ट करके फिर वो जो है कह लीजिए आगे सरकार को दे रहा है। ठीक है, चलो, तो यहां पर जीएसटी काउंसिल में जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? वित्त मंत्री। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके अलावा मेंबर्स कौन है? जो भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे। अब इन्होंने यहां पर कुछ डिसीजन लिए हैं, जो भी जीएसटी में रेट्स के चेंजेस होंगे, किस पे जीएसटी लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किस पे कितना टैक्स लगाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल में ही लिए जाएंगे। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पर जीएसटी काउंसिल ने कैंसर ड्रग्स का जो जैसे मतलब जीएसटी रेट है वो 12% से 5% कर दिया, क्योंकि एसेंशियल ड्रग है। ठीक है, कैंसर की ट्रीटमेंट अफोर्डेबल हो सके, वेरी सिंपल रीजन। रिसर्च टू सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो फंड दिया जाता था, एंड दोज हैव ऑब्टेन्ड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। रिलीजियस ट्रेवल, अगर आप हेलीकॉप्टर से किसी दूसरी जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस पे जो है आपका जो जीएसटी है वो 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। कार सीट्स पे, ठीक है, बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं कंपनसेशन होगा। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 अलाउ करता है सेंटर और स्टेट को जीएसटी। अच्छा, ये 101 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको ऐसे याद रखो, 101 रुपए का शगन डाला। ठीक है, आज मतलब ये आपने देखा होगा हमारे इंडियन ट्रेडिशन में 100 रुपया नहीं शगन दिया जाता, 101 रुपए दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या बढ़ता रहे इससे। ठीक है, तो वो 101 रुपए का जीएसटी का शगन दे दिया, ऐसे याद रखिएगा। जीएसटी रिप्लेस वेरियस टैक्सेस, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता है, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे, ठीक है, सेल टैक्स अगेन सेल्स पे, एंट्री टैक्स किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जहां जो एंटर कर रहा है, और एंटरटेनमेंट पे लगता है, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां पर देखिएगा पहले, अब तो खैर नहीं, अब तो जीएसटी लिखा होता है, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा रहता था। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 279A, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अडानी एयरपोर्ट लॉन्चेस एवीओ टू प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन पैसेंजर बैगेज फ्लो। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेकर आए हैं। देखो, अगर आपने बाय एयर ट्रेवल किया है या सुना है, ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे कि वहां पर ना एक चीज जो बड़ी दिक्कत आ रही है कि अच्छी बात यह है कि बहुत मिडिल क्लास पॉपुलेशन में काफी लोग जो है बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, बट उसकी वजह से जो हमारे एयरपोर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा हैवी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब वहां पे जो वेटिंग टाइम है वो बहुत बड़ा है, ये बहुत सारा डाटा कहता है। मतलब कि पहले जो है जब आप एयरपोर्ट जाते थे तो जो जो बोर्डिंग पास है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन है, वो सारे प्रोसेस में उतना समय नहीं लगता था, अब बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, खासकर अगर आप दिल्ली से या जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं उनसे फ्लाइट को देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें रियल टाइम डाटा होगा पैसेंजर मूवमेंट का, बैगेज फ्लो का, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी जैसे फ्लाइट लैंड की उसके बाद जो है जो कन्वेयर बेल्ट होती है उस पे लोगों को आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक रुकना पड़ता है अपना सामान लेने के लिए। तो वो सारी चीजें ना अब ऑनलाइन कर दी गई हैं, आपको पता रहेगा कि कितने टाइम में आपका सामान आ रहा है। ठीक है, बैगेज फ्लो, वेट टाइम एट गेट्स कितना होगा, बैग्स ऑन बेल्ट, तो कुल मिला के जो पैसेंजर्स हैं उनको पता रहेगा कौन सी चीज कहां पे, टेक्नोलॉजी को यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो है अब इनके अंतर्गत कौन कौन से एयरपोर्ट्स आते हैं, 7 एयरपोर्ट्स इनके पास हैं। ये आप देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई। ठीक है, मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, अहमदाबाद का एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, उसके बाद आपका लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी निकलता है, ओके, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर जयपुर लोकप्रिय जो आपका गुवाहाटी का, और तिरुवनंतपुरम का केरल में। आगे चलते हैं, फ्रॉम सितंबर 15 यूजर्स कैन सेंड फंड्स अप टू 5 लाख। देखिए, यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट थी ना पहले वो 1 लाख रुपए तक की थी। यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लाइक ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है।
अप्रैल 2016 में ये लॉन्च हुआ था। आप ये मान के चलिए 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 8.5 साल हो चुके हैं। 8.5 सालों में आज के समय पर लगभग 14.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ, ठीक है, इस लेवल पर जाकर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अब इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए जो पेमेंट का लिमिट था 1 लाख का, वो बढ़ा दिया है, ठीक है, 5 लाख कर दिया है, डिसाइडेड टू दिस फ्रॉम 1 लाख। सो introduced a UPI circle, a feature designed to enable primary UPI account holders to delegate। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले मंथ के सेशन में, अगर आपको याद हो। यूपीआई सर्कल, यूपीआई सर्कल ऐसे समझ लो कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है जी, और पेरेंट्स ने आपको डेलीगेट कर दिया, मतलब आप उनके बिहाफ पे उनका बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी है वो बिल्स भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो ये है यूपीआई सर्कल। और अब जो है इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए 5 लाख तक का लिमिट रख दिया है। नेक्स्ट आपका सेबी लॉन्चेस एफपीआई आउटरीच सेल फॉर सीमलेस मार्केट एक्सेस, ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एफपीआई आउटरीच सेल फॉर सीमलेस मार्केट एक्सेस। मार्केट रेगुलेटर लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल टू इंप्रूव एंड सिंप्लीफाई द एक्सपीरियंस ऑफ सच इन्वेस्टर्स और एंड सपोर्टिंग देम इन एक्सेसिंग द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट सीमलेसली। तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक एफपीआई या जिसको एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो बेसिकली ये करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए एफडीआई इज मोर सॉट आफ्टर, मतलब ज्यादा सरकार चाहती है कि एफडीआई आए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, टैक्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस एफपीआई या एफआईआई को हॉट मनी भी बोला जाता है, ठीक है, गर्म पैसा, ठीक है, मतलब नॉट लिटरली गर्म पैसा, ठीक है, कोई तवे पे गर्म करके नहीं ला रहा, बट द आइडिया इज कि बहुत जल्दी आज पैसा आया कल चला जाएगा, कल उनको प्रॉफिट मिला भाग गया, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि जी एफआईआई ने 20,000 करोड़ रुपया भारतीय मार्केट से निकाला, 25,000 करोड़ रुपया निकाला, मतलब वो रातों रात पैसा बाहर जाता है, रातों रात आता है, ठीक है। तो द आइडिया हियर इज, अब जो है सेबी क्या करना चाहता है। अब आप कहेंगे अच्छा फिर ये पैसा हमें नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। समय, कुछ समय के लिए पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा हमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सेबी का काम यही है कि पैसा आए, प्रोटेक्शन रहे, सही तरीके से इन्वेस्ट हो और स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। इसी उनके एक्सपीरियंस को, अब उनका हमेशा से ये कहना था कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो सारे चीज को इजी करने के लिए आरबीआई, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूं, सेबी ने जो है ये काम किया है। द सेल ऑपरेट्स अंडर सेबीज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डिपार्टमेंट। ये आपका दोनों का डिफरेंस ब्रॉडली मैंने आपको इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए। ओके, आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। तो पहला है आपका एयर मार्शल तेजिंदर सिंह टेक्स ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ही वाज अवॉर्डेड द वायु सेना मेडल इन 2007, अति विशिष्ट सेवा मेडल, दैट इज एवीएसएम, इन 2022। सो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयरफोर्स के 7 हेडक्वार्टर्स हैं। सो वेस्टर्न कमांड दिल्ली, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, देन आपका सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग और सेंट्रल एयर कमांड दैट इज इन इलाहाबाद या प्रयागराज। सो एयर चीफ, ठीक है जी, एयर चीफ कौन बन गए हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। सो अमरप्रीत सिंह एयर मार्शल, and he is currently the vice chief of Indian Air Force. He will take over the top post on September 30 already from the Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. और जो है इससे पहले he had served as Air Officer Commanding in Chief at Central Air Command before taking over as the Vice Chief. Okay, Chief of Defense that is General Anil Chauhan, ठीक है जी, and Chief of Army General Upendra Dwivedi and Chief of Naval Staff Admiral D.K. Tripathi. नेक्स्ट आपका अमृत मोहन प्रसाद अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, दैट इज वन ऑफ द सीएपीएफ, which is looking after the Indo-Nepal and Indo-Bhutan border.
ठीक है जी। और बाकी जो सीएपीएफ अब आप देख सकते हैं, सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है उसमें 5 फोर्सेस का एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, कई जगह सीएपीएफ का नंबर लिखा है 7, एग्जाम होता है 5 फोर्सेस के लिए। क्योंकि जो असम राइफल है, असम राइफल में जो ऑफिसर लेवल की में जो अपॉइंटमेंट होती है वो सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। असम राइफल में जो ओआर अदर रैंक और जेसीओ रैंक है वो होता है आपका असम राइफल के खुद के ट्रूप्स, और जो ऑफिसर लेवल पे आर्मी से डेपुटेशन पे आते हैं। सिमिलरली जो एनएसजी है वो पूरी की पूरी डेपुटेशनिस्ट फोर्स है, मतलब उसमें सारे जो भी ऑफिसर्स या जो भी रैंक्स हैं वो डेप्यूटेशन से जाते हैं। एनएसजी अपने पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए 5 फोर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है उसमें, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो प्रीवियस एसबी चीफ दलजीत सिंह चौधरी, उनको फुल टाइम डीजी बीएसएफ बना दिया गया है। यहां पर अमृत मोहन प्रसाद, उनको डीजी एसएसबी बनाया गया है। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 एज द स्पेशल सर्विस ब्यूरो एंड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन 1962, और उसके बाद जो है ये जो है 2001 में, ठीक है, एसएसबी वाज डिक्लेयर लीड एजेंसी फॉर इंडो नेपाल, एंड इवेंचुअली जो है 2004 के बाद इनको इंडो भूटान बॉर्डर भी दिया गया। नेक्स्ट आपका आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग, अपॉइंटेड एज द एनसीबी डायरेक्टर जनरल। व्हाट इज एनसीबी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश के ऑफिसर हैं, और इससे पहले जो है ये एडिशनल डीजी एडीजे बीएसएफ काम कर रहे थे। अब जो है इनको चार्ज दिया गया है डीजी एनसीबी का। सो वर्किंग एज एडिशनल डीजी ऑन डेप्यूटेशन टिल May 2026। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 14 नवंबर 1985 को इसका गठन किया गया था, और अंडर द एनडीपीएस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एनडीपीएस एक्ट, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है जी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका सीनियर आईपीएस ऑफिसर आलोक रंजन, अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो एनसीआरबी अगेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है फॉर टेन्योर अप टू दिस। इन्होंने अपने बैचमेट को सक्सीड किया है, एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, रिसर्च बेसिकली, mainly for the policing, responsible for collecting and analyzing crime data as defined by the Indian Penal Code and special and local laws। 1986 में स्टैब्लिश हुआ था गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका अमित गर्ग, अपॉइंटेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अमित गर्ग अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि आईपीएस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग एकेडमी है, तो वहां के जो है हेड बनाए गए हैं फॉर टर्म अप टू रिटायरमेंट ऑन 31 अक्टूबर 2027, एंड दिस इज, ठीक है जी। यहां पर आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के अफसर हैं। नेक्स्ट आपका स्पेशल डीजीपी नलिन प्रभात टू टेक ओवर एज एडिशनल चार्ज एज द डीजीपी ऑफ जे&के पुलिस फ्रॉम अक्टूबर 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पेशल डीजीपी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। ही विल सक्सीड एज आरआर स्वैन। इससे पहले जो है ये एनएसजी में थे, ठीक है, एनएसजी में थे, आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आपका अरुण गोयल, जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, 6 महीने इलेक्शन कमिश्नर रहे। एक मतलब एकाएक इन्होंने रिजाइन दिया और काफी हल्ला हुआ इलेक्शन से पहले। अगर आपको याद हो लोकसभा इलेक्शन से पहले कि क्यों रिजाइन दिया, बट कोई रीजन नहीं दिया गया था, पर्सनल रीजंस। अब इनको जो है क्रोशिया का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। आईएएस ऑफिसर हैं, बट देखो कई बार ना आपको यह समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आईएफएस, मोस्टली आईएफएस ऑफिसर्स ही रहते हैं, बट कई बार बाकी ऑफिसर्स को भी एज अ एम्बेसडर भेजा जाता है, ठीक है। सो ही अब्रप्टली रिजाइन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। क्रोशिया कैपिटल जाग्रेब, करेंसी यूरो। एंड नेक्स्ट आपका आर रविंदर, अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू आइसलैंड। सो आर रविंदर, जो कि करेंटली डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ इंडिया टू यूएन इन न्यूयॉर्क, उनको जो है नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है टू द आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड अगर आप देखेंगे यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है रेकजेविक, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप में टंग ट्विस्टर है। और आइसलैंड के बारे में एक दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ना यहाँ पर जो वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, मतलब इट इज लाइक डेली भी नहीं, मतलब आर्ली बेसिस पे चल रहा है, घंटों के हिसाब से। मतलब अगर आप पिछले 1 साल में या 2 साल में इनके यहाँ पर जस्ट गूगल इट के कितने अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज आए हैं, तो यू विल फाइंड कि अगर आप उसको
डेज नहीं, आप उसको आर्ली बेसिस पे कह सकते हो कि आर्ली बेसिस पे यहां पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा रेगुलर जो है इट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन है आइसलैंड में भी, ठीक है, जहां पर बहुत रेगुलरली जो है वॉल्केनोस इरप्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आईएएस ऑफिसर अमृतलाल मीना अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका तुहिन कांता पांडे अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी, करेंटली सर्विंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज द सेक्रेटरी ऑफ चार्ज टू की डोमेन्स, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको दीपम भी कहा जाता है। देखो, एक मंत्रालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक मिनिस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के भी सेक्रेटरी हैं। जब आप काइंड ऑफ प्रमोशन हो गया, फिर आप पूरे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो गए, मतलब कई सारे सेक्रेटरीज को आप काइंड ऑफ हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सीनियर आईएएस ऑफिसर मनीष कुमार गुप्ता अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, सो रिप्लेसिंग इनकम्बेंट चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र हु हैज बीन ट्रांसफर टू नेशनल कैपिटल। नेक्स्ट आपका जारकेन गामलिन sworn in as the Arunachal Pradesh new chief information commissioner, so that is Major General Jarken Gamlin retired has been sworn in as a Arunachal Pradesh chief इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनको ओथ दिलाई गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने। ठीक है, तो जनरली अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे ना, तो गवर्नर रैंक पे आपको बहुत बार मिलिट्री ऑफिसर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा गवर्नर इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू स्वान इन एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि जो इंकम्बेंट मिजोरम गवर्नर है हरि बाबू, वो छुट्टी पे हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस। नेक्स्ट आपका कालिकेश सिंह दियो इलेक्टेड एज ए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। ये उड़ीसा के से एमपी रहे हैं, और इससे पहले वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे एनआरएआई के, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। और रविंदर सिंह जो है उन्होंने रिजाइन किया लास्ट ईयर, उसके बाद जो है अब ये चुने गए हैं उसके अध्यक्ष। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर, क्योंकि स्पोर्ट्स बॉडीज को लेकर ना ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, और खासकर अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो वहां पर भी एक पॉइंट आता है कि स्पोर्ट्स बॉडीज को लेकर ना हमेशा से ये रहा कि इनका पॉलिटिसाइजेशन होता रहा है, और कुछ स्पोर्ट्स बॉडीज ऐसे हैं जिनमें सालों साल वही लोग जो हैं अध्यक्ष चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों का कहना है कि इसमें स्पोर्ट्स का बढ़ावा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अब ये कहा गया था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैड इशूड अ डायरेक्टिव कि जो हेड्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होंगे कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 12 ईयर्स। खैर 12 साल भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट स्टिल एक अपर लिमिट रख दी गई है कि 12 साल से ज्यादा आप नहीं रह सकते। National Rifle Association of India founded in 1951 with a view to promote and popularize shooting sports. First president थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर अगर आपको याद हो, लोकसभा के भी पहले स्पीकर हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केजी प्रभु। नेक्स्ट आपका श्रेयांश कुमार इज द न्यू आईएनएस प्रेसिडेंट। अब ये आईएनएस क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, नाम से क्लियर है, एपेक्स बॉडी ऑफ पब्लिशर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स इन द कंट्री। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका सीएजी ऑफ इंडिया दैट इज श्री जीसी मुर्मू हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट एसोसिएशंस। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट एसोसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 2024 टू 2027। ठीक है, तो इनको जो है वहां का चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट आपका आतिशी, ठीक है, बनी है मुख्यमंत्री, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल उन्होंने रिजाइन किया, और 2 इलेक्शंस ड्यू हैं अगले साल फरवरी में, फरवरी 2025 में। कुछ लोगों का कहना है कि शायद इलेक्शन प्रीपोन हो जाए, हो सकता है नवंबर में हो, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जब होंगे तब हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यह है कि आतिशी मार्लेना उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। और शपथ, अच्छा एक और चीज यहां पर ना एक बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। 2 चीजें होती हैं, एक अपॉइंटमेंट होता है, एक ओथ होती है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटमेंट जो है, देखो बाकी राज्यों
में जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो फुल फ्लेज स्टेट्स हैं, उनमें राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट नहीं करता, ध्यान से सुनेगा, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। ठीक है, जी हाँ, राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करते हैं। ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे गवर्नर के केस में, राज्यपाल जो होता है, उनके केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ये तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं आफ्टर सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित। नेक्स्ट आपका अमित शाह यूनानिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो गृह मंत्री अमित शाह जी को चुना गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी फ्रॉम 2019 टू, मतलब पहले चुना गया था, बियॉन्ड उसके बियॉन्ड। इन द पास्ट 10 ईयर कमेटी का मकसद क्या है कि हिंदी को एक फ्रेंडली लैंग्वेज बनाना, फ्रेंड ऑफ ऑल द लोकल लैंग्वेजेस एंड डिड नॉट कंपीट विद एनी लैंग्वेज। जैसा कि हमने 1966-67 में देखा है कि कैसे सदर्न स्टेट्स में एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ, और उसके बाद हमेशा से एक सेंटिमेंट रहा है हिंदी के अगेंस्ट में। तो एक हिंदी को एक फ्रेंडली लैंग्वेज के रूप में, जैसे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें कहा भी गया इंग्लिश, हिंदी और आपकी जो भी रीजनल भाषा है। ठीक है जी, देखो नॉर्थ में भी हैं बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस, बट वो हिंदी के साथ कंपटीशन नहीं आपको देखने को मिलता। सदर्न स्टेट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी, 76 में पार्लियामेंट्री कमेटी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, और इसमें 30 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, 20 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट आपका रणदीप सिंह becomes the first Indian to be elected as the OCA president. So OCA क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है जी, तो पहले भारतीय हो गए हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं, और इनका टेन्योर जो है 2024 से 2028 तक होगा, और इससे पहले वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहे हैं सिंस 2021 एंड वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ आईओसी बिटवीन 2001 टू 2014। तो काफी लंबा जो है इनका टेन्योर रहा है इन द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, राजेश वर्मा एज्यूम्स चार्ज एज CAQM चेयरपर्सन। इससे पहले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट मुर्मू की ड्यूटी कर रहे थे टिल हिज सुपर एनुएशन ऑन 31 अगस्त। उसके बाद जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR एंड एडजॉइनिंग रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में खासकर अभी जो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, अभी आप देखेंगे रोज न्यूज़पेपर में आपको खबर मिलेगी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इस पे भी सवाल पूछे जाएंगे, तो ये चर्चा में रहने वाला है। तो ये वाली बॉडी जो है बहुत ज्यादा अगले 3 महीने सुनोगे। ठीक है, फिर ठंडे बस्ते में पड़ा जाएगा, फिर अगले साल फिर अक्टूबर में शुरू होगा। बहुत सालों से यही चल रहा है। एनीवेज, ठीक है, वी सतीश कुमार डायरेक्टर मार्केटिंग एट IOC गिवन एडिशनल चेयर चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ IOCL। ठीक है, तो यहां पर जो वी सतीश कुमार हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आपका जितेंद्र जे जाधव अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की अगर हम बात करें, सो इन्होंने ही जो है ही वाज द पर्सन हु स्टेयर्ड द इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस फॉर द तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये जो है डिपार्टमेंट है DRDO के तहत, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये 1984 में बनाया गया था बेंगलुरु में टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम। ठीक है, जो कि कह लीजिए इंडिजीनियस प्रोग्राम है, हमारा खुद का प्रोग्राम है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नालको, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जो कि एक PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ये एक नवरत्ना कंपनी है, वाज फाउंडेड इन 1981। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंडसइंड बैंक रीअपॉइंट्स सुमंत कटपालिया एज द MD एंड CEO। ठीक है जी, 3 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सो इफेक्टिव मार्च 24 2025 से लेकर 2028 तक। ठीक है,
प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है, फाउंडर हैं इसके एसपी हिंदुजा। इंडसइंड बैंक। KVS Manian has taken over as the new managing director and CEO of Federal Bank. ये भी आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि बेस्ड है, हेडक्वार्टर्ड है केरल में। पहले इसका नाम जो था वो त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड था, बाद में ये त्रावणकोर हटा दिया गया, फेडरल बैंक जो है रखा गया नाम, इसको रीनेम किया गया द फेडरल बैंक लिमिटेड 1949 में। नेक्स्ट आपका सुरेश प्रभु नॉमिनेटेड टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड। सुरेश प्रभु अगर आपको याद हो, जो एनडीए वन गवर्नमेंट थी शुरू में 2014 में जब सरकार बनी थी तो रेलवे मंत्री बने थे। सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज बीन नॉमिनेटेड टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय क्वालिफिकेशन। एंड सो रूडी रैबिंज चेयरपर्सन ऑफ वैफ बोर्ड हाईलाइटेड his expertise as crucial for shaping the future of agriculture sector। तो इनका उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है कह लीजिए एक्सपर्टीज है, सो he has been nominated in the World Agriculture Forum। नेक्स्ट आपका आशुतोष गोवारीकर अपॉइंटेड ऑनरेरी चेयरपर्सन ऑफ अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ठीक है जी। सो 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें इनको ऑनरेरी चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये जो है आपका होगा जनवरी 15 से 19 2025 छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोलते थे। आशुतोष गोवारीकर की बड़ी फेमस मूवीज स्वदेश मूवी, ठीक है, और भी हैं विच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जिसमें लाइक ऋतिक रोशन, अकबर, मैं नाम मूवी का नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें अकबर का रोल प्ले किया है ऋतिक रोशन ने, वो वाली मूवी भी। तो ये सारी जो हैं आशुतोष गोवारीकर के द्वारा बनाई गई हैं। लगान, ठीक है, द वेरी फेमस लगान ऑल्सो। ओके, लॉस एंड डैमेज, ठीक है जी। सो न्यू ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड नेम्स फर्स्ट डायरेक्टर इब्राहिम शेख डियोंग। देखो ये चर्चा हमेशा से रही है, जब भी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी की डिस्कशंस रही हैं, उसमें हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या कहा है, जो विकासशील देश उन्होंने क्या कहा है विकसित देशों को, कि भाई साहब ये जो रायता है ना क्लाइमेट चेंज वाला, ये आप लोगों ने फैलाया है पिछले 200 साल में। तो अब हम जब हमारी डेवलपमेंट की बारी आई तो आपने कहा कि जी कोल थर्मल पावर प्लांट मत लगाओ, ये मत करो। तो आप ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप हमें फंड करो, पैसे दो हमें, ठीक है। तो इसको लेकर कॉप 15 में जो पेरिस क्लाइमेट डील थी उसमें भी ये चर्चा की गई थी। फाइनली ये फंड बनाया गया है और फंड के लिए जो है डायरेक्टर चुने गए हैं। सो बोर्ड फॉर द फंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस एंड डैमेज, सेनेगल के रहने वाले हैं, छोटा सा कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फाइनेंस स्पेशलिस्ट इब्राहिम शेख डियोंग इज द फर्स्ट डायरेक्टर। सो एलडीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड एट द 2022 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन इजिप्ट, ठीक है। तो ये शर्म अल शेख में जो हुआ था, इफ यू रिमेंबर। फाइनेंशियल सपोर्ट देना है टू रीजन सफरिंग फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, जिनको लॉस हो रहा है उनको फंड किया जाए ताकि वो बेटर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट आपका मनु भाकेर अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोर्ट्स मिनिस्ट्री। रिसेंटली जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग, एज उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। नेक्स्ट आपका शरद कमल अनाउंस्ड was announced as the first Indian ambassador of International Table Tennis Federation, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले इंडियन एम्बेसडर जो है इनको अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट आपका लीडिंग फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर दैट इज लॉरियल, काफी फेमस ब्रांड है, हैज रोब्ड इन बॉलीवुड एक्ट्रेस दैट इज आलिया भट्ट, ठीक है जी, एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आपका फॉर्मर रेसलर विनीश फोगाट रिजाइंस फ्रॉम इंडियन रेलवेज। अभी रिसेंटली वो हरियाणा में इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा। एंड रिजाइन फ्रॉम द इंडियन रेलवेज साइटिंग पर्सनल रीजंस, शी ऑफिशियली जॉइंड द कांग्रेस आफ्टर मीटिंग पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब वो इलेक्शन लड़ा है। नेक्स्ट आपका ऑबिचरीज, चलिए ऑबिचरीज की बात कर लेते हैं। वेटरन सीपीएम लीडर एमएम लॉरेंस पासेस अवे। तो यहां पर सीपीएम लीडर एंड फॉर्मर सेंट्रल कमेटी मेंबर लेफ्ट पार्टी के एमएम लॉरेंस, ये जो है इनका देहांत हो गया है। वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन लीडर्स ऑफ द अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका अगेन सीपीएम के जो सबसे कह लीजिए नामित लोगों में से पब्लिक फेस सीपीएम के, दैट इज जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर राज्यसभा एमपी सीताराम येचुरी, उनका देहांत हो गया 72 ईयर्स की एज में। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल एनआरएआई जो है उनका देहांत हो गया बलजीत सिंह सेठी, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड
मतलब उनके टेन्योर में फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन शूटिंग, फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, जैसे कि पहला ओलंपिक में शूटिंग में आया था आपका जो राज्यवर्धन, उस समय मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि बाद में कर्नल तक पहुंचे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, ठीक है, अभी मंत्री हैं राजस्थान में। अभिनव बिंद्रा वॉन इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, वेरी फेमस, ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। चलो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका ऑथर विजय भारती पासेस अवे, सो डायरेक्टर ऑफ तेलुगु अकेडमी, रिनोन्ड ऑथर एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ तेलुगु अकेडमी, फर्स्ट दलित वुमेन टू बी अवॉर्डेड अ पीएचडी लिटरेचर फ्रॉम द उस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड उनकी जो बुक्स रही हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, उन पर जो है इन्होंने इनका अध्ययन रहा है। Senior writer Manorma Bhatt passes away, so she was a veteran Kannada writer and women's rights activist. नेक्स्ट आपका फिल्म स्कॉलर अरुणा वासुदेव, मदर ऑफ एशियन सिनेमा, और जो है स्कॉलर क्रिटिक क्यूरेटर रही हैं, एंड इंक्लूड्स दिस। फ्रांस का हाईएस्ट जो कल्चरल अवार्ड है वो इनको मिला हुआ है, फर्स्ट सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। इन्होंने नेट पैक को के लिए गठन किया था, नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। नेक्स्ट आपका पोएट केकी एन दारूवाला, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पोएट रहे हैं, फर्स्ट बुक ऑन पोएट्री अंडर ओरियन, और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड इन हिज सेकंड बुक अ पार्टीशन इन अप्रैल। और इसके अलावा उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है द कीपर ऑफ द डेड, पर इन्होंने अपना अवार्ड 2015 में वापस लौटा दिया था, ये कहते हुए कि टू स्पीक आउट अगेंस्ट द आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव्स दैट हैव यूज्ड फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट द ऑथर्स, के मतलब फिजिकल वायलेंस यूज हो रहा है ऑथर्स के अगेंस्ट, तो उसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। मोहम्मद शफी पंडित, जो कि पहले मुस्लिम आईएएस ऑफिसर रहे कश्मीर वैली, passes away. He was the first Muslim from Kashmir to qualify the civil services way back in 1969. ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका मांगे खान, 48 ईयर ओल्ड लीड वोकलिस्ट, हारमोनियम प्लेयर ऑफ द राजस्थान सूफी फॉक बारमन बॉयज, ठीक है, काफी यंग एज में, मतलब कंपैरेटिवली 49 ईयर्स की एज में जो इनका देहांत हो गया है। एंड सो दे लिव इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारमेर इन राजस्थान। जो अगर हम मांगनियार्स की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी है, फॉक म्यूजिशियंस, और जो पाकिस्तान में सिंध रीजन है वहां पर भी ये कम्युनिटी आपको मिलती है। नेक्स्ट आपका हैरी पॉटर फेम ऑस्कर विनिंग एक्टर डेम मैगी स्मिथ, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखें तो इनको जरूर देखा होगा, क्योंकि ये काफी फेमस वहां की सीनियर एक्टर रही हैं, एंड शी पास्ड अवे एट 89, ठीक है जी, एंड द वेरी फेमस हैरी पॉटर सीरीज में भी रही है। प्रवीण गोवर्धन, South African anti-apartheid activist, dies at 75. So prominent Indian origin South African politician and anti-apartheid activist, और 2010 में इनको जो है प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है ओवरसीज इंडियंस के लिए। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी, जिन्होंने 16 साल प्रिजन में, मतलब जेल में काटे फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनका भी देहांत हो गया। वो who led पेरू फ्रॉम 1990 टू 2000। नेक्स्ट चलते हैं बुक्स पे जी। नेक्स्ट पहली है आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह राज्य जो है आपका सॉरी केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने बुक लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी, रिटन विद जर्नलिस्ट ऑथर राशिद किदवई। अगेन राशिद किदवई खुद भी बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, एंड ये जो है इन्होंने अपना बेसिकली पूरा एक्सपीरियंस, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर लिखा है। लॉन्च ऑफ द बुक श्री राम इन तमिलगम, so an inseparable bond, so authored by DK Hari and DK Hemahari, launched by the governor RN Ravi। भगवान राम का जो तमिलनाडु के साथ, तमिल कल्चर के साथ क्या रिलेशन रहा है, जो हम जो कहते हैं कि यहाँ से जो है अटैक लॉन्च किया गया था, उसके बारे में जो है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है इसमें बुक में। बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कोची रिलीज्ड, so Cochin Fame and Fables, book written by veteran journalist M.K. Das, which traces Cochin journey सेंचुरीज, मतलब कोचिन की क्या पूरी जर्नी रही है, कोचिन सिटी, कोची आज के समय पर हम कोची भी कहते हैं, सो कोची सिटी कहाँ थी, कैसे इवॉल्व हुई, उसके बारे में सारी चर्चा इसमें बुक में दी गई है। वेटरन जर्नलिस्ट M.K. दास। सोमनाथ, सो जो एस सोमनाथ हैं, जो कि इसरो के चेयरपर्सन हैं,
उन्होंने बुक रिलीज की है, कॉफी टेबल बुक ऑन इसरो, ब्रॉट आउट बाय द हिंदू द वेरी फेमस न्यूज़पेपर, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फॉलो करते हो, एंड रिलीज द कॉफी टेबल बुक ब्रॉट आउट बाय द हिंदू, इसरो, एंड जिसका एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून सन एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो इसरो को लेकर है बुक, इसलिए इसरो के चेयरपर्सन जो है यहां पर इसको रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका डिस्कवर अ न्यू एरा इन एनर्जी, बुक लॉन्च अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये बुक लिखी है मिस्टर कुलदीप गुप्ता। इन्होंने इस बुक में बताया कि कैसे किसी समय पर ऑयल जो है सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, आज के समय पर लिथियम आ चुका है जिसको व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज मतलब कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो गए, बहुत सारा पैसा आ गया, वैसे ही चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, उनमें बहुत सारा पैसा आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट गोल्ड। और ये कैसे एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अर्जेंट एनवायरमेंटल एंड एथिकल डिलेमास पोज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल, और अल्टीमेटली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट आपका अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर मदर मेरी कम्स टू मी, रिलीज इन सितंबर 2025 टू रिलीज इन दिस पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस, इन्होंने ये बताया है। तो उनका नॉवल जो था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था वे बैक इन 1987। नेक्स्ट आपका सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, रिलीजेस खाकी में स्थित प्रज्ञा बाय फॉर्मर डीजीपी अनुल रतूरी। उनकी जो बुक है, अगेन उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है पुलिस का, ठीक है जी, वो उन्होंने इसमें लिखा है, और उसको रिलीज किसने किया, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट आपका लारा, क्या है मारा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर सचिन एंड लारा वाज द टू बैट्समैन जो कि जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। सो इंग्लैंड, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स अ क्रिकेट लेजेंड्स बुक, ठीक है जी, सो को ऑथर्ड विद फिल वॉलकर, पब्लिश्ड, ठीक है। तो ये आपका लारा को लेकर ये बुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी किरण बेदी बुक फियरलेस गवर्नेंस वाज रिलीज्ड। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रही पुडुचेरी की। सो ट्रांसलेटेड बाय फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रेंच, दैट इज डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रेंच, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच पुडुचेरी, या पुडुचेरी जिसको हम कहते हैं, उनके द्वारा जो है फ्रेंच ट्रांसलेशन किरण बेदी जी की जो बुक है उसको किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज, चलिए, पहला है आपका 1 to 7 ऑफ सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है जी, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और 2 सितंबर को है आपका वर्ल्ड कोकोनट डे। तो इसको ऐसे याद रख लो कि कोकोनट खाने से या कोकोनट वाटर से जो है हेल्थ अच्छी रहती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी अच्छी है उसकी, ठीक है। कोकोनट के जो कह लीजिए पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, स्काई क्रैपर्स की तरह रहते हैं। तो ये आपका इससे रिलेट हो गया। सो थीम क्या है, कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सर्कुलर इकोनॉमी होता है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ये सारी चीजें इसमें आपकी आती हैं। नेक्स्ट आपका टीचर्स डे, ठीक है जी, इंडिया में 5 ऑफ सितंबर डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, कहा जाता है ना, बचपन में एक कहावत बहुत सुनते थे कि विद्यादान सबसे बड़ा दान, ठीक है। तो विद्यादान, ठीक है, टीचर्स के लिए, सो चैरिटी सबसे बड़ा दान है, ठीक है जी। ओके, 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो इसको आप इससे रिलेट करो, ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे है 7 सितंबर को। तो ब्राजील में क्या है, ब्राजील में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट है, बारिश होती है तो क्लीन एयर आपको वहां पर देखने को मिलती है, बारिश होती है, पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है। सो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज आपको देखने को मिलता है। तो ब्राजील से हमने इसको रिलेट कर लिया। अब क्योंकि आप उस जंगल में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत चला आपने, तो आप थक गए तो आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो फिजियोथेरेपी डे आ गया। लो बैक पेन एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो लो बैक पेन या बहुत ज्यादा थक गए हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप गए, ठीक है। तो ये आपका, ये हमने इससे रिलेट कर लिया, इन तीन को हमने एक से रिलेट कर लिया। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है जी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे अगेन टीचर डे से जो है 3 दिन बाद हम देख रहे हैं लिटरेसी डे। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय पर
क्या है जो बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, बताया जाता है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना, बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं। ठीक है, आपको सब लोग कह रहे हैं बहुत मेहनत करो, बिल्कुल करनी चाहिए, नो डाउट, बट अल्टीमेट थिंग इज खुश रहना। ठीक है, आपके अंदर का वो जो बच्चा है वो नहीं मरना चाहिए। ठीक है, सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, so triennial theme for 2024 to 2026, changing the narrative on suicide with the call to action, start the conversation, बातचीत कीजिए। ठीक है, जब कोई भी ऐसा लग रहा है तो बातचीत कीजिए। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। नेक्स्ट आपका अब फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। अब यहां पर हमने बात की थी ब्राजील रेन फॉरेस्ट की, तो बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देते हैं, जो फॉरेस्ट मार्टियर्स होते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिग्विजय दिवस। दिग्विजय दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट स्वामी विवेकानंद स्पीच इन पार्लियामेंट शिकागो में 1893 में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, यूएन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, के जो विकासशील देश हैं, ठीक है, साउथ साउथ मतलब सदर्न, देखो साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब समझ लो, ये बहुत सारे लोगों को ये टर्म नहीं क्लियर होता कि कई बार ये देखेंगे आप प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री यूज करते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन। सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम आपको डेवलपिंग कंट्रीज मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप छोड़ दो अगर, तो मैक्सिमम, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा है, या रशिया है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो साउथ साउथ कॉपरेशन की हमेशा बात की जाती है। ठीक है, बेटर टुमारो थ्रू द साउथ साउथ कॉपरेशन। तो स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच हुई, उसके बाद साउथ साउथ कॉपरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। अब फॉरेस्ट में जो मार्टियर्स हैं, ठीक है, या कह लो जो साउथ साउथ के लोग हैं वहां पर, वो क्या था, वो कॉलोनीज थे मैक्सिमम। ठीक है, यूरोपियन देशों की कॉलोनीज थे, या नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं उनकी कॉलोनीज थे। तो उनको जो है क्या चाहिए, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रही है, उनको फर्स्ट एड की जरूरत है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, सो सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर। थीम क्या है? फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट एंड रिस्पॉन्ड, रेडी सेट एंड रिस्पॉन्ड। देन आपका आता है हिंदी दिवस। ठीक है जी, साउथ साउथ कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, तो साउथ में जाकर हमें हिंदी को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब एक हिंदी को एज अ फ्रेंडली लैंग्वेज के साथ प्रमोट करना, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर, जो अभी हमने डिस्कस भी किया। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इंजीनियर्स डे। तो एक चीज सबको समझ आई, डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आगे लेके जाना है तो इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये मैं उसी से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन से। नेक्स्ट आपका, देखो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को आप सीधा याद करोगे तो हो सकता है मुश्किल हो, थोड़ा सा इसकी हम अगर ट्रिक या एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन, जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि इनमें डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है, इनमें वो जो मिलिट्री रूल है या फिर ऑटोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। सो इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स। ठीक है, जिसको हम 3 टियर लेवल की बात करते हैं, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, है ना, डेलीगेटेड गवर्नेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे अगेन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका ओजोन डिप्लीशन हुआ, खासकर ये पहली बार देखा गया था अर्ली 1980s में अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1987। ये दुनिया की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ना, मैंने आपको याद हो लास्ट जो कल वाला सेशन था उसमें मैंने पूछा भी था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में एक खास बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पहली ट्रीटी थी दुनिया की जो सारे देशों ने यूनिवर्सली इसको रेटिफाई किया, सारे देशों ने रेटिफाई किया, किसी ने कोई नहीं कहा कि नहीं ये है इसमें ये है, सबने माना कि हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने की जरूरत है, उसके लिए हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लेकर आए। अब रिसेंटली हमने समझा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीट तो नहीं करते हैं, पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक बहुत पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। तो अब जो है हम इसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक और चीज लेकर आए हैं कि गाली अमेंडमेंट, की गाली अमेंडमेंट, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम ये चीजें। तो वहां पर ये आ गया कि अब धीरे धीरे उस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी कम करना है। ठीक है, उसमें 3 कैटेगरी ऑफ नेशंस रखे गए हैं, 1 2 3, तो
सबके लिए अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ठीक है, अब क्योंकि ओजोन डिप्लीट हो रहा था तो पेशेंट्स की सेफ्टी, स्किन कैंसर, यूवी रेज अगर धरती पे पहुंचेगी तो स्किन कैंसर होगा इंसानों को, जानवरों को। ठीक है, इंप्रूविंग द डायग्नोसिस और पेशेंट सेफ्टी, स्लोगन गेट इट राइट मेक इट सेफ। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड, इसी से हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। देन आपका प्रजापालन डे, डे ऑफ पीपल्स गवर्नेंस एट तेलंगाना। अगेन ओवरऑल अगर हम इसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की जो हमने बात करी तो प्रजापालन, ठीक है, लोगों तक पीपल्स गवर्नेंस को इंप्रूव करना। जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो एसेंशियली क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बहुत लोग तो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप भी बहुत अच्छी है, ऑटोक्रेटिक रूल भी होना चाहिए, बट अल्टीमेटली क्या है कि लोकल गवर्नेंस होगी। ठीक है, लोगों तक जो है डेमोक्रेसी, लोग डिसीजन लेंगे अपने लाइफ को लेकर। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाटर वीक। जब प्रजापालन में क्या डिसाइड किया गया भाई कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी। ठीक है, पानी खैर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट खेती बाड़ी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड वाटर वीक। ठीक है, पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ठीक है, तो ये वाटर वीक हो गया आपका, रिपीट हो गया। ओके, अब पानी अच्छा है तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में पानी बहुत अच्छा है, बारिश होती है, तो बैम्बू बहुत अच्छा होता है, तो वर्ल्ड बैम्बू डे। नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हैव सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट। तो बैम्बू का अचार तक भी बनता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती है बैम्बू की, इन जो फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें बनती बनती हैं, खाने पीने की चीजें भी बनती हैं। ओके, इंटरनेशनल इक्वल पे डे, 18th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि हमारा डीपीएसपी में भी लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि गांव की बात कर रहे हैं हम, बैम्बू, तो वहां पर जो है महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये हमेशा से बात रही है कि महिलाओं को जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए। अगर आपको याद हो, हमने एक और न्यूज कल के ही सेशन में पढ़ा था, दैट इज कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनको भी सेम प्राइज मनी दी जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्लीन अप डे। ठीक है, जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, सो आर्टिक सिटीज एंड मैरीटाइम लिटर, तो क्लीन अप करना, जो कोस्टल एरियाज हैं उनको साफ सफाई करना उनकी। ठीक है जी, ओके, सो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, तो एक शांति बनाए रखना। ठीक है, साफ सफाई होगा, लोकल गवर्नेंस है, तो एक पीस का माहौल है। ओके, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। धीरे धीरे लोग जो हैं, अगर साफ सफाई नहीं होगी, लड़ाई होगी, भूल रहे हैं, अल्जाइमर्स भूल रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ जीवन जी रहे हैं। अगर प्रकृति से दूर जाएंगे, इन्वायरमेंट से दूर जाएंगे, तो कहते हैं ना कि इंसान का अंत निश्चित है, तो वो वाली बात है। अल्जाइमर्स मतलब भूलना, वैसे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट विद द नेक्स्ट डेज ताकि आपको याद रहे। अल्जाइमर, सो इंटरनेशनल रेड पांडा डे, तो बोल रहे हैं कि जो रेड पांडा या बाकी जीव जंतु हैं उनके साथ जो है इंसान का जीवन है। वर्ल्ड राइनो डे, तो थर्ड सैटरडे, सो पांडा, राइनो, देखो ये होती हैं फ्लैगशिप स्पीशीज, बेसिकली वो स्पीशीज जिनको शो किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अटेंशन को ग्रैब करता है, एक मैसेज देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड रिवर्स डे, तो अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं रेड पांडा को बचाने की, वर्ल्ड राइनो को बचाने की, तो अब जो है आपका फोर्थ संडे वर्ल्ड रिवर्स डे। ठीक है, वर्ल्ड रिवर्स डे, वाटरवेज फॉर लाइफ, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही थी और पांडा और राइनो को बचाने की बात हो रही थी, तो राइनो कहां मिलता है? पानी, वर्ल्ड रिवर्स डे। देन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, वो कहते हैं ना कि इंसान सुनना मतलब देखना बंद कर चुका है, तो उसको हम साइन लैंग्वेज से समझा रहे हैं कि समझो। ठीक है, इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पे एक्ट करो। ओके, नेशनल सर्विस स्कीम डे। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम, तो सारे देश के लिए आप क्या सर्विस कर रहे हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, तो उसी से रिलेट कर लो इसको अगे इन्वायरमेंट से, कि सब लोग आए और नेशनल सर्विस में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, क्लीनिनेस में, नेशनल सर्विस में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में।
और तभी देश नेशनल सर्विस सही मायने में नेशनल सर्विस मानी जाएगी जब उसका बेनिफिट, वो कहते हैं ना, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। सो फार्मासिस्ट मीटिंग अ ग्लोबल हेल्थ नीड्स, और उसी से रिलेटेड है कॉन्ट्रासेप्शन डे। ठीक है, तो वेरी सिमिलर। ठीक है, फार्मासिस्ट, कॉन्ट्रासेप्शन, अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर एंड चूज। ठीक है, सबके पास फ्रीडम है कि वो अपनी फैमिली को किस तरीके से प्लान करना चाहते हैं। सो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ऑलरेडी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ कर चुकी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ह्यूमन पॉपुलेशन को थोड़ा कम किया जाए, ऐसा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है जी। सो वर्ल्ड मतलब रोका जाए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा कम किया जाए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। ठीक है जी। क्योंकि इससे सीधा सीधा इंपैक्ट किसको हो रहा है? इन्वायरमेंटल हेल्थ को इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा घर, ज्यादा जंगल कटेंगे, तो इसका एक ओवरऑल इंपैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बना रहे हैं वो हमेशा कम पड़ जा रहा है। So environmental health, creating resilient communities through disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation. इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो अब क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, दुनिया भर में आपस में लड़ाई चल रही है, एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये हमेशा कहा जाता है कि हम इलिमिनेशन किया जाए न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है, और इसकी जगह टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म से क्या होगा? लोग आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से बेहतर रिश्ते होंगे। सो थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस। वो इसी से रिलेटेड हो गया ना। न्यूक्लियर वेपन खत्म होंगे, पीस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, मतलब टूरिज्म बढ़ेगा तो पीस भी बढ़ेगा, लोग आपस में मिलेंगे, अच्छे रिश्ते होंगे। देन आपका गूगल बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है जी। सो गूगल से आप देखिए, प्लान बनाइए कहां जाना चाहते हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी जगहें हैं। देन आपका वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है जी। सो ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। आजकल लोग घूमने जाते हैं तो डेडिकेटेड जो है अपने डॉग्स को साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, फिर वो वहां पे डायलॉग आ जाता है कि साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। ठीक है, तो वो वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है। सो जो डॉग लवर्स है उनको आप कुत्ता बोलोगे तो नाराज हो जाते हैं फिर डॉग। ठीक है, तो एक ये भी अपने आप में कहानी चल रही है आजकल इस पे, खासकर डिस्क्रिप्टिव अगर आप पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, या कोई भी ऐसा एग्जाम सीएबीएफ जिसमें रिटर्न पूछा जाता है, उसमें ये भी एक चर्चा है, एनिमल लवर्स वर्सेस, जो ऐसा नहीं है कि एनिमल हेटर्स हैं, बट दे वांट जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉग्स जो हैं, अभी रिसेंटली एक डाटा भी आया कि बहुत सारे डॉग्स ने, कितने सारे बच्चों की जान गई है पिछले 1 साल में। ठीक है, पिछले 1 साल 2 साल में, बिकॉज ऑफ द डॉग बाइट्स। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को, तो वो भी अपने आप में एक बहुत कह लो कि इंटेंस इशू बना हुआ है, मतलब एक बहुत इंटेंस डिबेट का इशू है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो मैं बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया करो। और इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस पर थोड़ा सोचें। ठीक है, थोड़ा सर्च करें और अपना दिमाग लगाएं, लिखें कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं। खासकर अगर आप जो भी, जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि आप कैसे चीजों को बैलेंस आउट कर रहे हैं। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एंड सो दैट इज बेसिकली, जैसे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, 2024 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? गूगल से मिलेगी, आजकल गूगल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हार्ट डे। सो यूज हार्ट फॉर एक्शन, ध्यान रखिए अपने दिल का। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है जी, ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, मॉरल एंड मटेरियल राइट्स फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। तो जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चलिए, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी अगले महीने 5 सेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।